नमस्कार दोस्तों। आज है 26 अगस्त 2023। हम बढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो यूनियन रहती है तो इसके जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, संघीय जो कार्यपालिका होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति है इससे जुड़े हुए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर इज रायसीना हिल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रायसीना हिल कहाँ पे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। बोला जा रहा है कि रायसीना हिल वो जगह है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थापित है, सिचुएट है। तो दोस्तों एक करेक्ट बात दी हुई है। यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दिए हैं सारे गलत हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है द हिल फीचर इन श्रीनगर अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल। बोला जा रहा है कि श्रीनगर में एक पहाड़ी है जिसको शंकराचार्य हिल से जाना जाता है, रायसीना हिल। तो ये सब गलत दिया हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है द प्लेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट देयर फोर्ट इन जम्मू। बोला जा रहा है वो जगह जहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो डोगरा रूलर्स थे वो उनका स्थान है और जिन्होंने जम्मू में एक अपना फोर्ट बिल्ट करा था। तो ये भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि कन्याकुमारी में एक चट्टान है जहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद ने तो उनकी स्टेच्यू को इरेक्ट करा गया है। तो ये सब गलत दिया हुआ है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, रायसीना हिल वो जगह है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन अभी करेंटली सिचुएटेड है। क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयस इमरजेंसी पावर्स ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट रहता है इंडिया का तो ये कितने तरह की जो इमरजेंसी रहती है वो पावर्स को डील करता है। तो यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसी पावर रहती हैं, आपको पता भी होगा। स्टेट इमरजेंसी रहती है, नेशनल इमरजेंसी रहती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी रहती है। तो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है जिनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कितनी बार री इलेक्शन मतलब अपनी पोस्ट के लिए डिमांड कर सकता है। तो दोस्तों इसका कोई नंबर ही डिसाइड नहीं है, कितनी भी बार ऐसा किया जा सकता है। कोई भी पर्सन है वो प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शन टू हिज पोस्ट मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, एनी नंबर ऑफ टाइम कोई भी जो पर्सन है वो री इलेक्शन टू हिज पोस्ट के लिए सीख कर सकता है, डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ की बात करता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 नाम दिए गए हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किस पर्सन की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति नहीं करता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी ऑप्शन दिया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड डी दिया हुआ है चीफ ऑफ आर्मी। तो दोस्तों आपको पता ही है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है। प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट नहीं करता है। यहाँ पे जो सारे मेंबर्स रहते हैं इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा में, तो वो सारा ग्रुप ऑफ जो पीपल रहता है उन्हीं के थ्रू स्पीकर का इलेक्शन करा जाता है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी, ये जो सारे लोग हैं ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात कर लेता हूँ। In case of president wishes to resign, to whom he to address his resignation letter। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि प्रेसिडेंट का मन होता है कि वो रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना जो लेटर है अपने ऑफिस को छोड़ने का किसको एड्रेस करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा। आपको सभी पता है उपराष्ट्रपति जो रहता है कंट्री का, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन उसको हैंड ओवर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट यदि अपनी जो पोस्ट है उसको रिजाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर वो देता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 6 की बात करता हूं। लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन है अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाह रहा है, उसकी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज लिमिट बताई ही नहीं गई है, मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाय। कौन सा ऐसा पर्सन है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया हुआ था। एडवर्ड स्टोन, ली कॉट बसियर, एडवर्ड लुटियन एंड तरुण दत्त। तो दोस्तों ये एडविन लुटियन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये वो पर्सन रहता है जिसने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया हुआ था। क्वेश्चन 8 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो वो
फोर्स में कितने समय तक रहता है, मतलब उसका कार्यकाल या जो ऑर्डिनेंस है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे 6 मंथ करेक्ट ऑप्शन है। ये बात आपको पता भी होगी, कोई भी जो ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट यदि इश्यू करता है तो वो उसका जो टाइम पीरियड है 6 मंथ रहता है। क्वेश्चन 9 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस रहती है, महाभियोग किसी प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहां पे इनिशिएट करी जा सकती है, कौन इसको इनिशिएट कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/4 मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट। सॉरी, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस रहते हैं, किसी भी हाउस में 1/4 जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड 1/3 मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये सभी गलत दिए हुए हैं। किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर जो 1/4 मेंबर हैं प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय दी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो इसका इलेक्शन कौन लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए, अकेले लोकसभा के मेंबर प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन दिया है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका जो रहती है, ठीक है, तो राज्य जो विधानसभा रहती है वहां के मेंबर ये कर सकते हैं, तो ये भी गलत दिया है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। बोला जा रहा है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक एक मंडल होता है जिसमें आपके जो पार्लियामेंट है इसके दोनों हाउसेस के मेंबर रहते हैं। इसके अलावा स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं वो भी यहाँ पे शामिल रहते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दोनों हाउसेस के जो मेंबर हैं, ठीक है, और इसके बाद जो स्टेट असेंबलीज हैं वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, और इस तरह की यूटी जहाँ पे मतलब आपका विधानसभा देखने को मिलती है, जैसे कि दिल्ली के अंदर है या पौंडीचेरी है, तो वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स रहते हैं और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं केवल वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन 11 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन है और वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन चाह रहा है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, उसने कितनी एज पूरी कर ली हो। तो 35 ईयर्स किसी पर्सन की पूरी हो गई है तो इसके बाद उस पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है तो उसमें कौन शामिल नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो दोस्तों ये तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो अभी मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। थर्ड लिखा है स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, तो ये भी गलत दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, निर्वाचक जो मंडल होता है, उसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो कोई भी जो स्टेट असेंबली रहती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर रहते हैं इलेक्टेड, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्य विधान परिषद के या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं दोस्तों, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 ऑफिस के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा ऑफिस है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे डिपेंड करता है, उसकी मनमर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है, या वो उसके प्रसाद पर्यंत वर्क करता है, ठीक है, उसकी चॉइस पे मतलब काम करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, CJI, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन ऑफ UPSC। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ UPSC, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी पर डिपेंड करता है। किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, तो उसको नॉमिनेट करके वहां पे भेज दिया जाता है, लेकिन किसी भी समय उसको वापस बुला सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर डिपेंड करती है ये बात। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 14 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। बोला जा रहा है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया रहती है, जो संघीय कार्यपालिका होती है, तो वो किससे मिलकर बनती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। तो ये बात सही दी हुई है। यहाँ पे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है, जो केंद्रीय या संघीय जो कार्यपालिका होती है, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। तो दोस्तों ये सही नहीं है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे ये भी गलत दिया हुआ है। और डी ऑप्शन में लिखा है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये सब भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन 15 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द नॉमिनेशन पेपर ऑफ a candidate for the presidential election should be signed by at least 50 electors as proposer and another 50 as seconders। दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन है और जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है, तो इस पर्सन के लिए 50 लोग निर्वाचक के तौर पे साइन करेंगे और 50 प्रपोजर मतलब अनुमोदक के तौर पर सिग्नेचर करेंगे। तो ये बात सही दी हुई है। कोई भी पर्सन है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन कर रहा है, तो उसका जो नॉमिनेशन पेपर होगा, तो उस पे दो तरह के 50-50 लोगों के सिग्नेचर होते हैं। उसमें जो 50 लोग होंगे वो इलेक्टर्स होंगे, निर्वाचक होंगे, और बाकी जो 50 लोग होते हैं जो उसको अनुमोदन करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रेस्क्राइब्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज 25,000। तो ये बात भी सही दी हुई है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो उसके लिए कुछ मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे जमा करनी होती है, तो उसका अमाउंट 25,000 होता है। दोस्तों पहले ये मनी बहुत कम होती थी, लेकिन क्या होता है कि फिर हर कोई इलेक्शन लड़ने लगा था प्रेसिडेंट का, तो फिर इसके बाद ये मनी 25 कर दी गई। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन 16 की बात करता हूं। यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी विल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। दोस्तों ये बात सही दी हुई है। कोई भी जो मनी विल होता है तो उसको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लोकसभा को रिकंसीडर करने के लिए वापस नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा। मनी विल कभी भी रिकंसीडरेशन के लिए जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को वापस नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे सही दी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि नेशनल इमरजेंसी चल रही है, भले ही पार्लियामेंट उस समय काम कर रही हो, यदि नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरी बात भी सही दी हुई है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 की बात करता हूं। लिखा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब 1975 के टाइम पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, तो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। दोस्तों यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद ये पर्सन जो थे वो प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ 1975 इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा ये बात। क्वेश्चन 18 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट की बात करी गई है। तो दोस्तों आर्टिकल 61 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट या उस पे महाभियोग लगाने की बात करी गई है। यहाँ पे जो बाकी आर्टिकल दिए गए हैं मैं इनके बारे में ही बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो आर्टिकल 61 है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करी गई है। आर्टिकल 75 दोस्तों यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर रहता है उसको लेके यहाँ पे प्रोविजन करे गए हैं बी ऑप्शन में। और जो आर्टिकल 76 है तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को लेके बात करी गई है। और आर्टिकल 356 है तो यहाँ पे किसी भी स्टेट में, ठीक है, जो फेलियर हो जाता है
राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, स्टेट इमरजेंसी की जो बात है, तो वो डी ऑप्शन में करी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में आर्टिकल 61 करेक्ट ऑप्शन है, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट की बात करी गई है। क्वेश्चन 19 की बात करता हूं। यहां पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। दोस्तों ये बात मैंने आज ही के दिन आपको बताई थी, अभी शुरुआत में ही, कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है और यदि वो अपना ऑफिस को छोड़ना चाह रहा है तो वो किसको एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपने ऑफिस को रिजाइन कर सकता है, छोड़ सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। यहां पे बोला जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, वो प्रेसिडेंट में निहित होती है, वेस्टेड होती है, उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पे ये बात भी सही दी हुई है, यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, हु होल्ड द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। दोस्तों लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स रहते हैं उनको अपॉइंट करा जाता है। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये पावर किसके पास होती है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स रहते हैं इनको अपॉइंट या जो नॉमिनी करा जाता है, नॉमिनेट करा जाता है, ये कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21 की बात करता हूं। लिखा हुआ है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। बोला जा रहा है इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया तो दोस्तों प्रेसिडेंट को बोला जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। बाकी ये जो सारे ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन 22 को लेकर मैं बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है तो इसका चुनाव किस तरह से होता है, इलेक्शन इस तक का किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये गलत दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दोस्तों ये सही दिया हुआ है। एकल मत प्रणाली होती है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहती है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो प्रेसिडेंट है इसका इलेक्शन होता है। बाकी यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, तो ये भी गलत है, और ओपन बैलेट सिस्टम ये भी गलत है। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इस तरह से कुछ बोलते हैं इसे। इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं। दोस्तों आप सोचते होंगे ये मैं जगह जगह पे इसको हिंदी क्यों ट्रांसलेट करता हूँ। दोस्तों क्या रहता है कि कई सारे जो सुनने वाले रहते हैं लेक्चर को, वो हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं, और मैं मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्पेटिबल हूँ, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही बताता चलूँ। इंग्लिश तो ठीक ठाक है ही, हिंदी भी अच्छी खासी आती है मुझे, और मैं सोचता हूँ कि दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो कवर हो जाएं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 23 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्स फ्रॉम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे कहाँ से आए थे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो पहले राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो दोस्तों एक सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, तो वहां से आते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट या जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे वो बिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, सी ऑप्शन करेक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सिवान है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 24 की बात करता हूं। लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशन आर मेड बाय। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रिकमेंडेशन भेजी जाती है ऑन द यूनियन स्टेट, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में जो फिस्कल रिलेशन रहते हैं, मनी को लेके जो रिलेशन रहते हैं, टैक्सेस को लेके जो रिलेशन रहते हैं, तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंस कमीशन आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 की बात करता हूं। लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। बोला जा रहा है यहाँ पे जो डिफरेंट राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं, प्रेसिडेंट के नेम दिए गए हैं, बोला जा रहा है कि कौन ऐसा प्रेसिडेंट रहा था जिसने 2 लगातार टर्म्स को डील किया था। मतलब 2 लगातार मतलब जो 2 टर्म्स थे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट लगातार चुने गए थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो एक के बाद एक दोबारा उनका इलेक्शन हुआ था, चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 26 की बात करता हूं। लिखा हुआ है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड।
दोस्तों यहाँ पे फिर से इम्पीचमेंट की बात करी गई है। बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इम्पीचमेंट है कौन कर सकता है। लिखा है पहला ऑप्शन बाय दी लोकसभा, गलत बात है, बाय दी पार्लियामेंट। ये मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स रहते हैं वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी ये जो ऑप्शन है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 27 की बात करता हूं। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ये किस किस की अपॉइंटमेंट करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सही बात है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बात भी सही है। एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है तो उसको भी अपॉइंट आपका प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 28 को लेकर मैं बात करता हूं। लिखा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मेन जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई भी थी। सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। फिर से लिखा हुआ है कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन 30 को बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। लिखा हुआ द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, तो बोला जा रहा है ये किस किस से मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये बात सही दी हुई है। लोकसभा और जो राज्यसभा है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी बोथ दी हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों देखो यहाँ पे रिस्क है, बोथ दी हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट जो राज्य विधायिका होती है, तो यहाँ पे जो दोनों हाउसेस होते हैं कुछ कुछ स्टेट में, वहां पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। अब बोला जा रहा है कि इनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों ये बात गलत है। किसी भी स्टेट में जो विधानसभा होती है उसके मेंबर तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट की, विधान परिषद होती है, उसके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोथ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये बात गलत दी हुई है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल दी स्टेट, तो ये बात सही दी हुई है। अभी मैं बात कर रहा था कि राज्य की जो विधानसभा रहती है उसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि SEUT, ठीक है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल जाती है, तो वहां पे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी सारी बातें सही दी हुई हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 31 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में, यदि वो खाली है, तो वो कितने टाइम पीरियड तक खाली रह सकता है, उसको कितने टाइम पीरियड में आपको भरना जरूरी है। तो 90 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर एंड विद इन पीरियड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे दोस्तों 6 मंथ करेक्ट ऑप्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं। लिखा हुआ है हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर्सन को ऐसा अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस या ओपिनियन ले सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उसकी एडवाइजरी या ओपिनियन ले सकता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन 33 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द सिंगल इंस्टांस of the unanimous election of the president of India so far was the election of। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहां पे
यहाँ पे जो 4 प्रेसिडेंट के नेम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था जिसका जो इलेक्शन हुआ था वो अनएनिमस था। अनएनिमस इलेक्शन मतलब जिसको सबने फेवर करा हो, कोई भी उसके अगेंस्ट में ना रहा हो, सर्वसम्मति से जिसका इलेक्शन हुआ हो, ऐसा प्रेसिडेंट जिसका इलेक्शन ऐसा मतलब ऐसा कौन पर्सन था जिसका इलेक्शन सभी ने फेवर करा था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नीलम संजीव रेड्डी वो पर्सन रहते हैं, वो प्रेसिडेंट थे जिनका इलेक्शन अनएनिमस था। क्वेश्चन 34 की बात करता हूं। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट नेम दिए गए हैं, बोला जा रहा है इनमें से किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, और अब तो ये बॉडी भी चेंज हो गई है। ठीक है, इसको नीति आयोग बोलने लगे हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सही दिया हुआ है। एंड थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटी, यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक रहते हैं उनकी भी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 35 की बात करता हूं। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए ज्योग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। बोला जा रहा है कि संवैधानिक तौर पे ऐसी पावर किसको दी गई है कि जो किसी पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया को शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी पावर प्रेसिडेंट के पावर रहती है कि कोई भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया है तो वो उसको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 36 की बात करता हूं। लिखा हुआ है ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज ऑन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि ये जो कहावत है कि ही रिप्रेजेंट द नेशन, वो देश को तो रिप्रेजेंट करता है बट वो देश को लीड नहीं करता है, ये किसके बारे में बात करी जा रही है? तो प्रेसिडेंट के बारे में ऐसी बात की जा रही है। जो प्रेसिडेंट रहता है वो देश को रिप्रेजेंट तो करता है लेकिन उसको लीड नहीं करता है, लीड उसको प्राइम मिनिस्टर करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे सारी बातें गलत दी हुई है। क्वेश्चन 37 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट के लिए जो मोशन है तो ये किसके पावर रहती है, ऐसा कौन कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डी ऑप्शन दिया है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और ये बात मैं बता भी चुका हूं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट को लेकर मोशन लाया जा सकता है, प्रोसेस शुरू करी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 38 की बात करता हूं। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the president to make provision for discharge of duties of governor in extraordinary circumstances under the। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि प्रेसिडेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो गवर्नर है उसकी ड्यूटी करेगा, मतलब उसकी ड्यूटी को उसके जो फंक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट कर रहा होगा। तो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऐसे किस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि जो प्रेसिडेंट है गवर्नर की ड्यूटीज को फुलफिल करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 160 है जहां पे इस तरह की बात करी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो कि राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है, मतलब उसका संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा है रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, कोई भी साधारण बिल है तो उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, सही बात है, और ये प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव रहता है प्रेसिडेंट का। सेकंड लिखा है रिटर्निंग ऑफ फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो दोस्तों ये सही बात दी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है प्रेसिडेंट का, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया है। फाइनेंस बिल हो या मनी बिल हो तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए डिसॉल्विंग दी लोकसभा तो ये भी है, और अपॉइंटिंग दी प्राइम मिनिस्टर तो ये प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे ये सारी बातें सही दी हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 40 की बात करता हूं। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। असर्शन में बोला जा रहा है द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है। रीजन दिया हुआ है द बिल पास बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये बात भी सही है। ठीक है, जो बिल है वो दोनों हाउसेस
को पास करता है और बाद में फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो यहाँ पे ये रीजन भी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 41 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय दी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर महाभियोग का मोशन लाया जा सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ये पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उनके पास इस तरह की पावर रहती है कि जो प्रेसिडेंट है इनका इम्पीचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 42 की बात करता हूं। लिखा है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज ए रिलेक ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट रहता है उसके पास पावर रहती है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। तो इस तरह का जो निशानी है, ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिया गया है, किस एक्ट से ये बात ली गई है, कहाँ की ये रिलेक है, कहाँ का ये अवशेष है, कहाँ की ये निशानी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये करेक्ट ऑप्शन है और यहीं से ये पावर प्रेसिडेंट को मिली हुई है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 43 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटीज आर अट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टर्म यूज करे गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरह की अथॉरिटी होती है, चलिए बात कर लेते हैं। लिखा है रियल एंड पॉपुलर। ठीक है, तो दोस्तों रियल पावर तो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, ये गलत दिया हुआ है। टिटुलर एंड डिज्योर, दोस्तों ये यहाँ पे सही ऑप्शन दिया हुआ है। टिटुलर मतलब होता है नाम मात्र का और डिज्योर मतलब होता है कानूनन। ठीक है, तो कानूनन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। ठीक है, और नाम मात्र की भी अथॉरिटी होती है क्योंकि जो मेन पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ये यहाँ पे सही दिया हुआ है। पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, ठीक है, तो नॉमिनल तो सही है, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर नहीं रहती है सबसे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे मैक्सिमम पावर जो बोला जाता है हमारी कंट्री का जो हेड होता है, और नॉमिनल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके करेक्ट दिए हुए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 44 की बात करता हूं। लिखा है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस में शामिल होती है, किस में बात करी गई है? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो सारे काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट में मानी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 45 की बात करता हूं। लिखा हुआ है द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि ऐसी पावर किसके पास रहती है जो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल कास्ट के तौर पर डिक्लेयर कर सकता है, उसको घोषित कर सकता है। ठीक है, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भी गलत दिया हुआ है। गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट के पास इस तरह की पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर सकता है। क्वेश्चन 46 की बात करता हूं। यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट के नाम दिए गए हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या इनको हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो शुरुआत से ही बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट कौन कौन बनता है, सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। लिखा है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ठीक है, तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, तो ये भी गलत हो जाने वाला है। ठीक है, लिखा है राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी। दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है, राधा जाकिर गिरी। तो ये इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, फिर आते हैं राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन एंड फाइनली आपको वीवी गिरी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जाकिर हुसैन बाद में दिए हुए हैं, जबकि ये जाकिर हुसैन वीवी गिरी से पहले आए थे। तो ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 47 की बात करता हूं। लिखा हुआ है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 48 की बात करता हूं। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। असर्शन में लिखा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी
इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति जब उसका टाइम पीरियड चलता है, जब उसका टर्म चलता है, तो कोई भी लिटिगेशन है उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं लाई जा सकती। तो दोस्तों ये बात सही दी हुई है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी लिटिगेशन जब उसका टाइम पीरियड चलता रहता है, उसका टर्म रहता है, तो लिटिगेशन नहीं करी जा सकती है किसी भी कोर्ट में। सेकंड लिखा है प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये तो सरासर गलत लिखा हुआ है कि अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होता है, तो ये बात गलत दी हुई है। तो यहाँ पे असर्शन सही दिया हुआ है, रीजन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 49 की बात करता हूं। लिखा हुआ है इन द इवेंट ऑफ ए वैकेंसी इन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पर्सन हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई ऐसी कंडीशन है कि जहां पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी कंट्री के हेड की जो पोजीशन है वो वैकेंट है, तो ऐसी कंडीशन में कौन एक पर्सन है जो कि इस पोजीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो आपको पता ही है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी कंडीशन में जो सबसे हमारी कंट्री का सबसे जो टॉप पोजीशन है उस ऑफिस को देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 50 की बात करता हूं। यहाँ पे दोस्तों चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनको लेकर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस तरह की ड्यूटी रहती है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिपोर्ट या कमिटीज की जो रिपोर्ट रहती है उसको पार्लियामेंट के टेबल पर रखता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन कौन से ये ऑप्शन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। लिखा है द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो जो फाइनेंस कमीशन रहता है यूनियन वाला, तो उसकी रिकमेंडेशन ये पार्लियामेंट के टेबल पर रखते हैं, सही बात दी हुई है यहाँ पे। लिखा है द रिपोर्ट ऑफ द पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसको पार्लियामेंट के टेबल पे प्रेसिडेंट रखता है। तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। पार्लियामेंट की टेबल पे जो पीएसी की रिपोर्ट होती है ये नहीं रखी जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू, तो फिर कौन रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर के पास जो पब्लिक अकाउंट कमेटी रहती है ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात गलत दी हुई है। थर्ड ऑप्शन दिया द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, तो ये बात सही दी हुई है। सीएजी की जो रिपोर्ट रहती है पार्लियामेंट के टेबल पे प्रेसिडेंट रखता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की जो रिपोर्ट रहती है ये भी प्रेसिडेंट ही इसको टेबल पर रखता है पार्लियामेंट के। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है और इसके बाद अब जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात करी प्रेसिडेंट के बारे में, इससे जुड़े हुए एमसीक्यू डिस्कस करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।